हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। कल मैंने ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछा था, आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल। आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पूछा था कि मुझे हर एक वर्ड के बारे में बता दीजिए कि हर एक वर्ड सेंटेंस में क्या है। दैट मीन्स आई की बात करें तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन है। ऐसे ही वांट की बात करें तो वर्ब है। ऐसे ही आपको बताना था नथिंग के बारे में, बट के बारे में, एन के बारे में और एप्पल के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आई की। तो आई आपको समझ में आता है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में, और ये एक प्रोनाउन है। वांट की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये वर्ब है, क्योंकि एक्शन तो शो नहीं कर रही, लेकिन एक स्टेट शो कर रही है कि मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, ऐसे ही बात करें एप्पल की तो एक नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें नथिंग की तो एक नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो किसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो किसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इस सेंटेंस पे आने के बजाय आप कॉन्सेप्ट का नाम डाल लेना नथिंग बट। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको कराने जा रही हूँ उसकी हेडिंग डाल लेना, दैट इज यूज ऑफ नथिंग बट। यूज ऑफ नथिंग बट। अब आपको नथिंग बट जानने से पहले वो एक दो स्टूडेंट्स ने कुछ वर्ड्स का आंसर सही किया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उनको मुझे ऐसा फील हुआ है कि उस चीज़ में भी वो डाउट है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो वही मैं क्लियर करने जा रही हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे सभी के सभी। तो मैंने बोला नथिंग बट। अब नथिंग बट को जानने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा बट का, कि बट किस किस का काम सेंटेंस में कर सकता है। ठीक है, तो जो बट वर्ड है आपका, ये सेंटेंस में दो तरीके से यूज़ हो सकता है। कैसे कि या तो ये कंजंक्शन का काम कर सकता है सेंटेंस में, या फिर प्रीपोजिशन का काम कर सकता है। या तो कंजंक्शन का काम कर सकता है या फिर प्रीपोजिशन का काम कर सकता है, दोनों ही चीज़ों का ये काम कर सकता है। अब देखेंगे कैसे। अगर पहले मैं बात करूं कि अगर ये सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करता है तो आपको क्या मिलता है, एक सेंटेंस मिलता है। ठीक है, उसके बाद बट मिलता है, उसके बाद आपको एक और सेंटेंस मिलता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, कंजंक्शन। ओके, तो या फिर आप बोलेंगे, तो मैंने सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला लिखा है, वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकता है, आपके फ्रेजेस को भी ज्वाइन कर सकता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर सकता है, उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर फिर हम बात करें प्रीपोजिशन की, कि प्रीपोजिशन की तरह ये सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, तो ध्यान देंगे जब ये प्रीपोजिशन की तरह आपका सेंटेंस में यूज़ होगा ना, तो इसका मीनिंग आपके पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा के अलावा। जब बट को आप सेंटेंस में प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करेंगे तो इसका जो मीनिंग है वो आपके पास निकल के आता है के अलावा। दैट मीन्स कि ये एक्सेप्ट की सेंस देता है आपको। ठीक है, एक्सेप्शन की, कि इसके अलावा। ठीक है, तो जब प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करेंगे तो मीनिंग क्या आएगा, के अलावा। और कंजंक्शन की तरह यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ ज्वाइन करने का काम करेगा, और हम कहते हैं कि ये नहीं लेकिन ये। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से किस सेंटेंस में ये किस चीज़ का काम कर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि आई इन्वाइटेड हर बट शी डिडंट कम। आई इन्वाइटेड हर बट शी डिडंट कम। ये अपना साथ साथ नोट जरूर करते रहना है इन चीज़ों को। ठीक है, तो मैंने बोला कि आई इन्वाइटेड हर बट शी डिडंट कम। ओके, और एक सेंटेंस मैंने लिखा कि एवरीवन बट हर वॉज देयर। एवरीवन बट हर वॉज देयर। ठीक है, ओके। तो अब देखिए पहले सेंटेंस देखते हैं। तो मैं कह रही हूँ ये अपने आप में एक सेंटेंस है, आई इन्वाइटेड हर। ये अपने आप में एक सेंटेंस है कि शी डिडंट कम। ओके, तो दैट मीन्स कि ये सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है बट यहाँ पे। तो बट को हमने क्या बोल दिया कि ये क्या है, कंजंक्शन है। बट को हमने क्या बोल दिया कि ये क्या है,
कंजंक्शन है क्योंकि ज्वाइन करने का काम कर रहा है कि मैंने उसे इनवाइट किया था लेकिन वो नहीं आई। ठीक है, दूसरे सेंटेंस को अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने बोला एवरीवन बट हर। ठीक है, मतलब कि हर कोई था, किसके अलावा, उसके अलावा। एवरीवन हर एक, बट हर उसके अलावा, वॉज देयर सब वहाँ थे। तो अगर एक टाइम के लिए, ध्यान से समझना इस सेंटेंस को, अगर मैं एक टाइम के लिए बट हर को हटा दूं तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि एवरीवन वॉज देयर। मेन सेंटेंस ये बनता है आपका कि एवरीवन वॉज देयर, हर कोई वहाँ पे था। बट हर किसके अलावा, उसके अलावा, इस हर के अलावा वहाँ पे सब थे। तो इस सेंटेंस में आपको बट का मीनिंग क्या मिला, के अलावा। ठीक है, तो एवरीवन बट हर वॉज देयर, के अलावा। तो यहाँ पे जो बट है वहाँ पे बट ने किसका काम किया, प्रीपोजिशन का काम किया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मीनिंग क्या आ रहा है, के अलावा आ रहा है। अब एक दूसरी चीज़ और अगर आप देखेंगे तो हमें एक बात पता है प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है। प्रीपोजिशन अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए हम कैसी फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोनाउन आ रहा है तो उसकी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं। तो हमने देखा कि प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट ही लिखा है, शी का हर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी है शी की। तो दैट मीन्स कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो बट है वो किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का, और उसने अपना ऑब्जेक्ट भी लिया है। तो ये जो हर है ना स्टूडेंट्स, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। जो हर यहाँ पे लिखा है हमने वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है। बताइए मुझे, यहाँ तक आई थिंक सबको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन बात मैं आगे करती हूँ। इतना नोट कीजिए। ठीक है, तो अगर इसका मीनिंग आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, सब उसके अलावा वहाँ थे। सब, हर एक, कुछ भी लिख लीजिए, सब उसके अलावा वहाँ थे, हर एक उसके अलावा वहाँ थे, ताकि आपको याद रहे मीनिंग क्या आ रहा था सेंटेंस का। क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट यहाँ तक? वेरी नाइस। चलिए मैं रब कर देती हूँ इतनी चीज़ें। अब आ जाती हूँ मैं एक बार सेंटेंस पे, जो हमने सेंटेंस लिखा था। हेडिंग आपने डाल ली होगी, यूज़ ऑफ नथिंग बट। ठीक है, यूज़ ऑफ नथिंग बट ऊपर लिख देती हूँ मैं, यूज़ ऑफ नथिंग बट। अब बट के बारे में आपने जान लिया कि किस तरीके से काम कर सकता है। अब एक स्टूडेंट ने आंसर किया था कि बट जो है यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। जो सेंटेंस मैंने लिखा है, आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल, उसने क्या लिखा था, उसने दो सेंटेंसेस को अलग अलग तोड़ दिया। क्या लिखा, आई वॉन्ट नथिंग एंड आई वॉन्ट एन एप्पल। आई वॉन्ट नथिंग एंड आई वॉन्ट एन एप्पल। अब देखिए, अगर आप इस सेंटेंस को इस तरीके से तोड़ के लिखेंगे, इसका मतलब उन्होंने मुझे बताया कि बट यहाँ पे जो है कंजंक्शन है। मैं एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ सही है। ठीक है, मैं सिर्फ एक आंसर की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से भी चीज़ें बहुत सारी आपको सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आ गई हैं, जैसा कि कल उसने आंसर किया। ठीक है, तो आप बेटा आंसर जरूर करें, चाहे आप सही करें चाहे गलत करें, क्योंकि उसी से आपको सीखने को मिलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कोई ये नहीं कहने वाली हूँ जाके कि आपने गलत आंसर क्यों किया, आपको क्यों नहीं आता था। मैं सिखाने के लिए तो हूँ, मैं आपको बताने के लिए तो हूँ। आप आंसर करेंगे तभी तो मैं आपको बता पाऊंगी। अगर कल ये स्टूडेंट आंसर नहीं करता है, जैसा उसे समझ में आया, जितना उसे समझ में आया, अगर वो आंसर नहीं करता तो मैं उसको क्लियर कैसे करती, मुझे पता कैसे लगता कि आप कहाँ पे अटक रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ग्रुप में आंसर जरूर करें। ठीक है, तो उसने मुझे आंसर किया कि आई वॉन्ट नथिंग एंड आई वॉन्ट एन एप्पल। ऐसा कुछ सेंटेंस हम बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बट है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर मैं इन सेंटेंस को इस तरीके से तोड़ दूंगी तो एक सेंटेंस में तो मैं कह रही हूँ कि मैं कुछ नहीं चाहती, एक सेंटेंस में तो मैं कह रही हूँ मैं कुछ नहीं चाहती, और एक सेंटेंस में मैं कह रही हूँ कि मैं एप्पल चाहती हूँ। ठीक है, कोई सेंस निकल के आई कि आप एक ही सेंटेंस में ये भी कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं चाहती, और एक में ये कह रही हूँ कि मैं एप्पल चाहती हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ये सेंटेंस आपने कैसे तोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूँ कि माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट,
जो ऊपर वाला सेंटेंस है ना, आपने इस तरीके से तोड़ दिया उसको, माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो हम क्या लिखेंगे, माई फादर इज पुअर एंड माई फादर इज ऑनेस्ट। माई फादर इज ऑनेस्ट, अब बिल्कुल सही है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे फादर पुअर हैं लेकिन वो ऑनेस्ट है ना। तो अब हमें दोनों की सेंस आ रही है कि भाई पुअर भी है और ऑनेस्ट भी है। अब दोनों चीजें आप कैसे कहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं चाहती, ठीक है, नथिंग का मतलब यही होता है कुछ भी नहीं, और दूसरे तरीके से आप दूसरे में आप ये भी कह रहे हैं कि मैं एप्पल चाहती हूँ, ठीक है। क्लियर हुई चीजें इतनी सभी को। तो यहाँ पे तो ठीक है, आपने एज अ कंजंक्शन इसको यूज किया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप एक एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कंपेयर कर रहे हैं, एक एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो आप ये रूल जो है वो हर सेंटेंस पे नहीं लगा सकते, ये रूल जो है वो आप हर एक सेंटेंस पे नहीं लगा सकते। क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। तो ये जो सेंटेंस है वो इस तरीके से नहीं टूटेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सेंटेंस इस तरीके से नहीं टूटेगा। चलिए अब बात आगे करते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताती हूँ आगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जैसे ही आपने स्टूडेंट्स इसको तोड़ने की कोशिश की, सेंटेंस को ओपन करने की लिख के कोशिश की, तो हमने देखा कि बट यहाँ पे कंजंक्शन तो आ नहीं रहा, बट यहाँ पे कंजंक्शन तो आ नहीं रहा। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एप्पल के अलावा, एप्पल के अलावा मैं कुछ नहीं चाहती, एप्पल के अलावा मैं कुछ नहीं चाहती, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या चाहती हूँ, आई वॉन्ट एन एप्पल। मैं ये भी तो लिख सकती थी, समझ में आ रही है, डायरेक्ट भी तो मैं बोल सकती थी ना कि आई वॉन्ट एन एप्पल, मैं एक एप्पल चाहती हूँ, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा, लैंग्वेज है, आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, तो मैंने क्या बोला कि एप्पल के अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। और अभी मैंने आपको बताया कि जब बट का मीनिंग आपके पास क्या निकल के आता है, के अलावा, तो वो किसका काम करता है स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन का काम करता है। तो यहाँ पे जो बट है वो किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और अब ये प्रेपोजिशन का अगर काम कर रहा है तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि प्रेपोजिशन जो है वो अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। तो अब आप कहेंगे कि ठीक है मैम, ऑब्जेक्ट लेती है तो बट के बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है एप्पल, है ना, तो उसने आप ऑब्जेक्ट ले लिया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो एप्पल हमने लिखा है क्या वो बट का ऑब्जेक्ट है? नीचे वाला सेंटेंस पढ़िए, ये तो एक्स्ट्रा चीज हो गई ना कि माँ, ये चीज कैसी हो गई, नथिंग बट, एक्स्ट्रा चीज हो गई सेंटेंस के अंदर, कि अगर मैं इसको हटा भी दूं नथिंग बट को तो भी तो मेरा सेंटेंस सही है कि आई वॉन्ट एन एप्पल, तो भी तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही है कि आई वॉन्ट एन एप्पल। तो ये चीज तो जो नथिंग बट है वो तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जो एप्पल है वो तो वॉन्ट का ऑब्जेक्ट है, जो एप्पल है वो तो किसका ऑब्जेक्ट है, आपका वॉन्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है एप्पल, तो वो बट का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब हमारे पास बच क्या गया, नथिंग। अब नथिंग बच गया, दैट मीन्स कि बट का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, नथिंग है। जो नथिंग है वो किसका ऑब्जेक्ट है, बट का ऑब्जेक्ट है। और ये आपकी एक लौती ऐसी प्रीपोजिशन है जो अपने से पहले ऑब्जेक्ट लेती है, अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक की चीज़ें समझ में आई हैं आपको। तो बट का ऑब्जेक्ट नथिंग है जो कि उसने अपने से पहले लिया, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ते आते हैं कि प्रीपोजिशन बाद में अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन ये ऐसी प्रीपोजिशन है कि ये अपने से पहले नथिंग को ऑब्जेक्ट ले लेती है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई, सभी को समझ में आया? तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको चीज़ें ये समझ में आनी चाहिए कि जो बट है उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है और एप्पल किसका ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई थिंक अब आपको क्लियर है कि जो एप्पल है, अगर तो इस चीज़ को इसी तरीके से देखो ना कि ये तो एक्स्ट्रा है, नहीं भी लगाएंगे तो भी सेंटेंस सही है। तो एप्पल तो जो है वो किसका ऑब्जेक्ट निकला, वॉन्ट का ऑब्जेक्ट निकला। और जो बच गया नथिंग बट, बट का मीनिंग हमारे पास के अलावा आ रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट जरूर लेगी अपने बाद, लेकिन बाद में तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो उसने पहले ऑब्जेक्ट ले लिया। तो जो नथिंग है यहाँ पे वो किसका ऑब्जेक्ट है, बट का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नोट कीजिए इन चीज़ों को, फिर बात करती हूँ।
चीज़ें समझ में आई? आई थिंक कि चीज़ें समझ में आई हैं, आप लोगों को नोट हो गया होगा। तो अगर मैं एक और सेंटेंस अगर आपके पास लिखूं कि आई हैव नथिंग बट अ बुक, आई हैव नथिंग बट अ बुक, ठीक है, कि मेरे पास और कुछ नहीं है किसके अलावा, एक किताब के अलावा। तो इसी को मैं क्या लिख सकती थी, आई हैव अ बुक, क्योंकि ये जो चीज़ है ये तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर मैं इसको ना भी लिखूं तो भी मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन लैंग्वेज है इंग्लिश, आप किसी भी तरीके से इसमें बोल सकते हैं, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ लगा दी। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स चीज़ें समझना, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको नथिंग बट के बारे में, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं एग्जाम्पल भी हटा रही हूँ यहाँ से, जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी वो मैं बता चुकी हूँ। अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे, मैं आगे आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ नथिंग बट के बारे में। चलिए, तो हमने लिखा, अब आ जाइए नथिंग बट पे। तो हमने इतनी चीज़ सीख ली कि जो बट है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, और नथिंग बट अगर प्रीपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बट का ऑब्जेक्ट क्या है, नथिंग है। अब प्रीपोजिशन अगर अपने से पहले ऑब्जेक्ट ले रही है, हमेशा बाद में लेती है लेकिन ये पहले ले रही है, तो इस फ्रेज को हम क्या बोल देते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। आगे जब मैं आपको फ्रेज पढ़ाऊंगी तो तब फ्रेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि फ्रेज क्या होता है। तो अब दो वर्ड्स मिलके, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कि वर्ड्स के समूह को हम कह देते हैं फ्रेज। ओके, तो अब हमने जान लिया कि प्रीपोजिशन आ रहा है, उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो दो वर्ड्स ने मिलके क्या बना लिया, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना लिया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? तो ये क्या बन गया आपका, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, ठीक है। नोट कीजिए, देन बात मैं आगे करती हूँ, साथ साथ लिखते जरूर रहना। चीज़ें समझ में आई यहाँ तक? वेरी नाइस। तो हमने इसको सेंटेंस में बोला नथिंग बट को कि ये हमें कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें कौन कौन प्रोवाइड करता है, या तो एडजेक्टिव प्रोवाइड करता है या फिर एडवर्ब प्रोवाइड करता है ना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर मैं नाउन प्रोनाउन की बात करूं तो एडजेक्टिव हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ही इज़ अ रिच पर्सन, तो पर्सन के बारे में रिच बता रहा, रिच जो है एडजेक्टिव हो गया जो पर्सन के बारे में बता रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि ही रन्स फास्ट, तो जो फास्ट है वो रन्स के बारे में बता रहा है, तो वो एडवर्ब हो गया। ये चीज़ें मैं आपको टेंस में भी बता चुकी हूँ, तो नहीं समझ में आ रहा हो तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दो चीज़ें देती हैं, या तो हमें एडजेक्टिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है या फिर एडवर्ब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब एडजेक्टिव किसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में, और एडवर्ब जो है वो किसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, हमें वर्ब के बारे में। इतना जानते हैं अभी फ़िलहाल हम, ठीक है। एडवर्ब और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ वर्ब की बात करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई? तो एडजेक्टिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है हमें या फिर एडवर्ब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जिसको हमने क्या बोला, प्रीपोजिशनल फ्रेज, दैट मीन्स कि नथिंग बट प्रीपोजिशनल फ्रेज, या तो ये सेंटेंस में किसका काम कर सकता है, एडजेक्टिव का। अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा सेंटेंस में तो इसी प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। और अगर ये सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा होगा तो हम इसी प्रीपोजिशनल फ्रेज को क्या बोल देंगे, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है, जो आप बोलना चाहें। तो है रहेगा तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ही, लेकिन सेंटेंस में ये दो तरीके से यूज हो सकता है, या तो एडजेक्टिव का काम कर सकता है या एडवर्ब का काम कर सकता है। एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्ब फ्रेज या फिर एडवर्बियल फ्रेज। अभी मैंने आपको बताया एडजेक्टिव कब काम करेगा, जब ये नाउन प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, और एडवर्ब का काम करेगा जब ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। चीज़ें क्लियर हुई यहाँ तक? नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल देती हूँ किस तरीके से। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक? वेरी नाइस। तो अब एग्जाम्पल देखिए, मैं यहीं पे लिख देती हूँ इसके नीचे ही, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वही लिख रही हूँ वापस से एक बार। अगर मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल,
आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल। अब नथिंग बट किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? एप्पल। एन के बारे में आप सबको पता है, आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है, नाउन से पहले ही यूज़ होता है आपका आर्टिकल, ठीक है। तो नथिंग बट जो है वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है? एप्पल के बारे में। अब एप्पल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कैसा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज। अपने आप में तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन सेंटेंस में काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का, क्योंकि एप्पल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि एस्टेट सीटेट में या फिर मैं और आपके एग्ज़ाम्स की बात करूं, अंडरलाइन करके आपसे वो पूछ लेता है कि जो नथिंग बट है वो सेंटेंस में क्या है, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर नहीं देगा तो वो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज आपको दे सकता है। ऐसे ही आपको सिंपल बट अगर अंडरलाइन कर दिया तो बट के बारे में पता होना चाहिए, तो वो वही चीज़ें करेगा, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, और जो चीज़ें मैंने अभी ऊपर बताई तो आप इसको अगर कंजंक्शन टिक करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मीनिंग, सेंस निकालिए सेंटेंस का, मीनिंग निकालिए सेंटेंस का कि वो कहना क्या चाहता है। तो क्लियर हुई यहाँ तक सभी को चीज़ें? नोट करते रहिए साथ साथ, तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अगर एक सेंटेंस में लिखूँ कि आई डू नथिंग बट टू वॉच मूवीज। आई डू नथिंग बट टू वॉच मूवीज़। अब आपको बताना है कि नथिंग बट जो है वो सेंटेंस में किसका काम कर रहा है। तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर मैं इसको हटा दूँ कि आई डू, तो अब मैं क्या लिखूँ? अगर ये एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर मैं हटा भी दूँगी तो भी मेरे सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आई डू वॉच मूवीज़, ठीक है, आई डू टू वॉच मूवीज़, क्योंकि टू बच गया, सिर्फ नथिंग बट को हटा दीजिए। अब मुझे ये पता है कि डू के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या लिखेंगे? आई डू वॉच मूवीज़, आई डू वॉच मूवीज़। अब ये डू क्या है यहाँ पे सिर्फ लिख लीजिए, डिलेक्सिकल वर्ब है। जब मैं आपको डिलेक्सिकल वर्ब पढ़ाऊंगी, ये अपने आप में अपना एक कंप्लीट टॉपिक है, तो अभी इसका जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ सेंटेंस को एम्फेसाइज करता है। अगर हम किसी चीज़ को जोर दे के कहना चाहते हैं, एक मैं बोल सकती हूँ नॉर्मली आई वॉच मूवीज़, एक मैं बोल रही हूँ आई डू वॉच मूवीज़, दैट मीन्स कि मैं फोकस करना चाह रही हूँ किसी चीज़ के ऊपर, इसलिए मैंने डू लगा लिया। तो यहाँ पे ये जो डू है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो ऊपर वाला सेंटेंस भी सही है, नीचे वाला सेंटेंस भी सही है। तो डू के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे टू नहीं आ सकता, तो ऊपर वाले सेंटेंस में भी टू नहीं आएगा। क्लियर है सभी को? समझ में आया? अब रूल क्या रटवाया जाता है कि नथिंग बट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नथिंग बट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसे आती है हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन अभी मैं अगर डू की जगह कोई और वर्ब लिख दूंगी ना, तो ये टू भी आ जाएगा, फिर चीज़ें जो हैं वो गलत हो जाएंगी, फिर रूल जो है वो फेल हो जाएगा। क्लियर हुई चीज़ें? समझ में आ रही है? तो डू की वजह से ये वॉच आया है, डू की वजह से ये टू कटा है, ना कि किसी और चीज़ की वजह से। तो हमें डायरेक्ट रूल रटने की ज़रूरत नहीं है कि नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नहीं। अब मैं डू की जगह कोई और वर्ब अगर लिख दूंगी तो ये करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए नोट कीजिए, फिर बात आगे बताती हूँ आपको। ओके, तो अब मुझे एक चीज़ और बताइए कि इस सेंटेंस में जो नथिंग है, नथिंग बट है, वो किसका काम कर रहा है? अब मुझे बताइए ये किस में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रहा है? वॉच के अंदर। किस में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रहा है? वॉच के अंदर ऐड कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो अगर वर्ब में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करें तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। और अगर एडजेक्टिव में आपका एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करे तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखिए अगर मैं लिख दूं कि आई एंजॉय, ध्यान से देखिए, आई एंजॉय नथिंग बट वॉचिंग मूवीज।
आई एन्जॉय नथिंग बट वॉचिंग मूवीज़। ठीक है, अभी इन चीज़ों पे ज़्यादा वो ना करें कि ये डू कहाँ से आ गया, ये क्या आ गया। मेरा अभी सिर्फ फोकस आपको नथिंग बट समझाने का है। ये जो आगे पीछे की चीज़ें हैं ये मैं आपको पूरा डिलेक्सिकल वर्ब कराऊंगी, आगे वर्ब एडवांस कराऊंगी, उसमें इन चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने बोला आई एन्जॉय नथिंग बट वॉचिंग मूवीज़। अगर मैं नथिंग बट को हटा दूँ तो आई एन्जॉय वॉचिंग मूवीज़, एन्जॉय के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाती है। ठीक है, जिरंट फॉर्म आ जाती है, तो ये वॉचिंग बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अब आपने रूल का रट्टा मारा है कि नथिंग बट के बाद वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अब तो आपका रूल फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही क्योंकि ये जो वॉचिंग है ना ये एंजॉय की वजह से आ रहा है, नथिंग बट की वजह से नहीं आ रहा। समझ में आया? तो ये वॉचिंग जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। और नथिंग बट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडवर्ब फ्रेज का, क्योंकि एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है ये वॉचिंग को। ठीक है, नथिंग बट के लिए यूज़ नहीं हुआ है वॉचिंग। ठीक है, वो तो किसके लिए यूज़ हुआ है? एन्जॉय की वजह से वॉचिंग आया है। और जिरंड फॉर्म का काम कर रहा है तो ये यहाँ पे नाउन बन जाता है। ये चीज़ें हम सीखेंगे वर्ब एडवांस में कि जिरंड है तो नाउन के तरीके से कैसे काम करता है, वर्ब के तरीके से कैसे काम करता है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्लासेस देखते रहिए, चीज़ें समझ में आई होंगी आई थिंक। ठीक है, तो ये था नथिंग बट का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा और डिटेल में है ये। जब मैं आपको डिलेक्सिकल वर्ब कराऊंगी तो ये चीज़ दोबारा कराऊंगी मैं आपको, तब इसमें चीज़ें और ऐड करके बताऊंगी। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके रिगार्डिंग मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया है, और नहीं समझ में आया है तो ग्रुप में दोबारा मैसेज ड्रॉप कर देना, कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, आप फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जिसने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, क्लियर? ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए। ठीक है, बाद में इसके बाद हम मिलेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी में। ठीक है, ओके, बाय बाय।